नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया और तमाम यूट्यूब चैनल्स या फिर न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए हमें 2 वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा चर्चा में मिल रहे हैं। एकदम तहलका सा मचा रखा है, हर तरफ वही 2 वर्ड्स छाए हुए हैं। पहला सीए और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड। सीए के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। संभवतः आप इस शब्द से परिचित होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो इस वीडियो में देखने के बाद आपके ज़हन में ये शब्द एकदम उतर जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। आइए शुरू करते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को अगर हम आम भाषा में अगर बोलें तो इसको चुनावी चंदा भी कहा जाता है। यानी कि अगर आम भाषा में बोलें तो चुनावी चंदा। इस वीडियो में क्या-क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रमुख बिंदु क्या-क्या रहने वाले हैं इस वीडियो में, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी कि क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड और आखिर इस पे क्यों चर्चा हो रही है, आखिर क्या विवाद हो रहा है इस पे, एसबीआई का इसमें क्या रोल है। दोस्तों, एसबीआई इस समय एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है, एकदम हाईलाइट है एसबीआई। तो आखिर एसबीआई का इसमें क्या रोल है, आखिर क्यों चर्चा में बना हुआ है, इसको भी जानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। अभी 15 मार्च को इसका निर्णय भी आ गया है। तो सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो पहले एक थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो चुनावी बॉन्ड जो प्रणाली है, यानी कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, उसको वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे 2018 में लागू कर दिया गया था। उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, वो इस वित्त विधेयक को लाए थे और किस लिए लाए थे, उसको भी जानेंगे। तो ये बेसिकली जो उनका जो कारण था, तो ये जो दाता की गुमनामी बनाए रखने के लिए था, यानी कि कौन-सा दल किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है या फिर दान दे रहा है, उसकी गुमनामी के लिए था। यानी कि किसी को ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन-सा व्यक्ति किस पार्टी को कितना धन दे रहा है। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था, एक सिस्टमैटिक ढंग से दान देने के लिए। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड की विशेषताएँ क्या बताई थी तत्कालीन सरकार ने, जो कि मौजूदा सरकार भी है। तो आइए जान लेते हैं। एसबीआई एसबीआई का नाम इसीलिए आ रहा है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो दान दिया जाएगा, तो उसमें ये बताया गया है कि अभी तक जो दान मिल रहा था वो किसी बैंक के ज़रिए नहीं, कोई सिस्टमैटिक ढंग से नहीं था। तो अरुण जेटली साहब जब इस वित्त विधेयक को लेकर आए तो उन्होंने ये बताया कि आप दान तो दीजिए, बिज़नेसमैन हो या फिर जो भी हो, आप दान दीजिए, पार्टियों को फंडिंग करिए, लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग से करिए, ताकि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो पाए। उन्होंने बताया कि आप जो है स्टेट बैंक एक रहेगा, उसी के ज़रिए आपको सारा लेन-देन करना है, जो कि पारदर्शिता के साथ होगा, निर्वाचन आयोग की नज़रों में होगा वो। तो उन्होंने बताया कि जो भारतीय स्टेट बैंक है, उससे ₹1000, ₹10,000, ₹1,00,000 और ₹10,00,000, ₹1,00,00,000 के मूल्य वर्ग बॉन्ड जारी किए जाएँगे और इन इन बॉन्ड को क्या करेंगे, जो व्यवसायी होंगे या फिर जो बड़े-बड़े कारोबारी होंगे, इस बॉन्ड को खरीदेंगे और फिर जिस भी पार्टी को उनको देना होगा, वो रसीद या फिर वो बॉन्ड उस पार्टी को दे आएँगे। पार्टी को क्या करना होगा, उसको 15 दिनों के अंदर जो है, उसको कैश करा लेना होगा। दूसरी विशेषता ये है कि जो अ, व्यक्तिगत रूप से या फिर संयुक्त रूप से ये खरीदा जा सकता है, यानी कि 2 लोग मिलके भी खरीद सकते हैं या 3 लोग या कई लोग मिलके भी खरीद सकते हैं या फिर आप पर्सनल भी खरीद सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध है, यानी कि अगर आज आपने लिया है बॉन्ड तो अगर किसी भी पार्टी को दिया तो पार्टी को उसको 15 दिन के अंदर कैश करा लेना होगा, अदरवाइज़ वो बेकार हो जाएगा। जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता जैसा मैंने बता दिया है कि एसबीआई ही जारी करता है इसका। एसबीआई के थ्रू ही इस बॉन्ड को मतलब लिया जा सकता है। राजनीतिक दल कौन-कौन से राजनीतिक दलों को ये दिया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए चंदा किस-किस को दिया जाता है और कौन से राजनीतिक दलों को ये पात्रता मिली हुई है? तो जान लेते हैं कि जिनका शेयर जो है 1% हो, कम से कम
जो पिछले आम चुनाव या लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें कम से कम 1% वोट ज़रूर उनको हासिल हुआ हो। ऐसी पार्टियों को ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए चंदा दिया जा सकता है। कैसे खरीद और नकदीकरण होगी, इसके बारे में भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। जो चुनावी बॉन्ड हैं, डिजिटल अथवा चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं, यानी कि एसबीआई से आप इसको चाहे डिजिटल में खरीदिए, ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर चेक के माध्यम से भी आप इसका जो है खरीदा जा सकता है ये। नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते से होगा, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके अकाउंट से ही इसका कैश हो पाएगा। दूसरी चीज़ पारदर्शिता और जवाबदेही, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा एक सिस्टमैटिक ढंग से पारदर्शिता तरीके से आप ये लेन-देन करिए। तो इसमें क्या है, जो राजनीतिक दलों को जो भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ जो अब उनके बैंक खाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनका खुलासा करना होगा कि कितना फंड आया हुआ है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान दिया जाता है। मतलब अब बैंक के ज़रिए पहले क्या होता था कि लोग डायरेक्ट पैसा लेकर और चले जाते थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड दे आते थे। लेकिन अब क्या होगा, उनको एक बैंक के थ्रू बॉन्ड खरीदना पड़ेगा और उस बॉन्ड को लेकर वो जाएँगे और पार्टीज़ को देंगे। इससे क्या होगा कि चुनाव आयोग की भी उस पे नज़र रहेगी। अब लाभ क्या-क्या हैं इस चुनाव जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके लाभ क्या-क्या हैं? जो सरकार वित्त विधेयक लेकर आई थी उसने क्या-क्या इसके लाभ बताए थे? क्या-क्या कौन से लाभ हैं इसके अगर ये लाया गया तो? तो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता में वृद्धि। पहले मतलब कोई पारदर्शिता नहीं थी, कितना भी किसी को मिल जा रहा था। अब क्या हो गया, इसके ज़रिए पारदर्शिता रहेगी, निर्वाचन आयोग की नज़रों में होगा लेन-देन। फिर धन के रूप में प्राप्त धन के उपयोग का खुलासा करने की जवाबदेही। मतलब जब एक सिस्टमैटिक ढंग से होगा तो जानकारी जब माँगी जाएगी, तो आप इसकी जानकारी भी दे पाएँगे। नकदी लेन-देन में कमी, अब जब बॉन्ड के ज़रिए होगा तो नकदी लेन-देन में भी कमी आएगी, क्योंकि नकदी में जो है लेना नहीं पड़ेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि दाता की गोपनीयता का संरक्षण, यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता था कि कौन से कारोबारी ने किस पार्टी को कितना धन दिया, ये नहीं पता चल पा रहा था और यही विवाद का सबसे बड़ा विषय भी बना है। अगर जो रद्द हुआ है ये इलेक्टोरल बॉन्ड, इसमें जो सबसे बड़ा विवाद जुड़ा है, इसका मेन क रीज़न यही है। तो अब रीज़न समझ लेते हैं क्या होता है। हालिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसके ज़रिए ये पता चला कि जो कुल फंडिंग है उसका लगभग 80 से 85% जो है, जो फंड है वो सत्ताधारी पार्टी को जा रहा है, यानी कि बीजेपी को जा रहा है। ये देखकर विपक्षी जो दलों हैं उनका तो एकदम माथा ठनक गया कि भाई इतना पैसा कौन आखिर दे रहा है। तो उन्होंने केंद्र सरकार से माँग की कि ये जो जानकारी है, जो आपको रुपया मिल रहा है, इसकी जानकारी साझा करिए सबके सामने कि आखिर किन लोगों से कितना-कितना फंड सरकार को दिया जा रहा है। तो जो पार्टी है, सरकार है, उन्होंने इसका जो है ये तो उन्होंने बोला कि हम ये बता सकते हैं कि कितना फंड मिला है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि किस व्यक्ति ने या किस संस्था ने हमको कितना फंड दिया है। तो जो विपक्षी अपोज़िशन के लोग हैं उन्होंने जो है कहा कि इसके खिलाफ हम फिर कोर्ट में जाएँगे और सुप्रीम कोर्ट में जो है जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुँचता है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को बुलाता है, केंद्र सरकार को भी बुलाता है और विपक्षी दलों को भी बुलाता है। तो पूछते हैं भाई क्या हुआ है? आखिर क्या मामला है? क्यों ये विवाद हो रहा है? तो विपक्षी दल कहते हैं कि देखिए, जो सरकार है उसको फंड, जो टोटल फंड का है वो 80 से 85% फंड मिल रहा है, लेकिन सरकार ये हमसे शेयर नहीं कर रही है कि आखिर किस पार्टी ने या किस किस संस्था ने उसको कितना फंड दिया है। और ये सूचना के अधिकार 19 ए के तहत हमको ये मूल अधिकार प्राप्त हुआ है कि हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर कौन पैसा कितना दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी है, उससे पूछा कि भाई क्यों आप इसकी जानकारी शेयर नहीं करना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम जानकारी तो शेयर कर दें, लेकिन इसमें निजता का उल्लंघन हो रहा है, जो कि 21 ए के तहत मूल अधिकार ये भी मिला हुआ कि हम निजता का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो हम उस व्यक्ति का नाम कैसे बता दें कि कौन से व्यक्ति ने हमें कितना रुपया दिया है? कॉमन मतलब आम भाषा में अगर ऐसे समझें कि अगर मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए अडानी का ही नाम ले लें, जो कि बहुत ज़्यादा राहुल गांधी उठाते रहते हैं अपने जो स्पीच है उसके ज़रिए कि अडानी का बहुत ज़्यादा जो है रिश्ता है। तो मान लीजिए कि अडानी
ने अगर 1000 का बॉन्ड खरीदा है और उसमें से 700 दे दिए हैं बीजेपी को और 300 कांग्रेस को दे रहे हैं, तो अगर ये चीज़ पता चल जाएगी कि अडानी ने ऐसा किया है, तो कांग्रेस के मन में उनके प्रति जो है वो दुश्मनी का भाव आ जाएगा। और सरकारें तो एक जैसी रहेंगी नहीं, हमेशा सरकारें आती-जाती रहेंगी। तो जब वो सत्ता पक्ष में आएगी पार्टी, तो उनके साथ फिर पार्शियलिटी हो जाएगी। इस वजह से हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा, ये भी बात सही है। तो अब उसने कहा कि अब किया क्या जाए? तो वो बोलते हैं कि इसमें आर्टिकल 14 को लाया जाए। आर्टिकल 14 में क्या है? समता का अधिकार है। समता का अधिकार मतलब ये है कि अगर गोपनीय है अगर जानकारी कोई भी, तो वो सबके लिए गोपनीय होनी चाहिए। अगर गोपनीय नहीं है, तो किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा, ऐसा क्या? गोपनीय तो है सबके लिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, गोपनीय सबके लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा, कैसे? तो उन्होंने बताया कि जो भी बिज़नेसमैन या व्यक्ति या संस्था अगर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो खरीदती है, वो एसबीआई के थ्रू खरीदते हैं, जो कि सरकारी बैंक है। उसके बाद केवाईसी के ज़रिए सरकार को ये जानकारी रहती है कि किस व्यक्ति ने कितने रुपए का बॉन्ड खरीदा है और अगर बॉन्ड खरीदा है, तो कितना रुपया उसके पास आया है और कितना रुपया जो है विपक्ष के पास गया है। बाई चांस अंबानी मान लेते हैं कि 1000 का बॉन्ड उन्होंने खरीदा है और उसमें से केवल 200 ही अगर बीजेपी को किया, पूरा 800 जो है विपक्षी दलों को उनके पास बीजेपी के पास नहीं आया, ऐसा तो वो समझ जाएँगे कि आखिर 200 मेरे पास आया तो 800 कहाँ गया? यानी कि विपक्षी दल के पास गया। वो जो है अंबानी को परेशान करना शुरू करेंगे एक तरीके से और ये जानकारी सिर्फ़ सरकार को है कि उसको 200 मिला, 800 उसको, लेकिन जो विपक्षी दलों में बैठे हुए हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर किसने कितना दिया है। तो ये जानकारी अगर सार्वजनिक हो तो सबके लिए हो, गोपनीय हो तो सबके लिए गोपनीय हो। तो उन्होंने कहा ये भी अच्छी बात है। तो उन्होंने बताया फिर जब दोनों आर्टिकल फँस गए तो उन्होंने बताया कि अब इस पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है वो गठित की जाएगी। तो 5 जजों की उन्होंने संवैधानिक बेंच का गठन किया और फिर उसके बाद गहन अध्ययन करके और दोनों पक्षों की सारी चीज़ों को सुनकर वो 15 मार्च को निर्णय पूरा सुना दिया और उससे पहले उन्होंने बता दिया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है और उसे असंवैधानिक क्या-क्या कारण आखिर बताए गए हैं, वो भी जान लेते हैं, किस वजह से उन्होंने रद्द कर दिया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है कि अपने मूल विचार के विपरीत है। मूल विचार के विपरीत कैसे है? जैसे चुनावी बॉन्ड योजना की जो आलोचना हुई है, वो इसी वजह से हुई है कि जो चुनावी बॉन्ड योजना है, अपने मूल विचार अथवा उद्देश्य से जो चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के बिल्कुल विपरीत काम करती है। बिल्कुल विपरीत मतलब एक पक्ष के लिए ये तो काम करती है पारदर्शिता का, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए नहीं करती है। तो ये एक पक्षीय काम हो गया। दूसरी जैसे दान प्राप्त करने वाले दल के लिए जो है ये नहीं है, बाकी जो विपक्षी दलों के लिए ये गोपनीयता है। दूसरी जबरन वसूली की संभावना होती है इसमें। उन्होंने कहा जबरन वसूली की संभावना कैसे? जैसे कि बॉन्ड जो सरकारी स्वामित्व वाले बैंक एसबीआई के माध्यम से बेचे जाते हैं, ये तो पता है। बोले मैं हाँ, तो जिससे सरकार को ये पता चल जा रहा है कि जो उसके विरोधियों को आखिर कौन फंडिंग कर रहा है, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है को अगर रुपया नहीं मिल रहा है और बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, तो आखिर वो विरोधियों को कौन फंडिंग कर रहा है? तो यह बदले में वर्तमान सरकार को विशेष रूप से बड़ी कंपनियों से पैसा निकालने की सुविधा भी देता है। यानी कि सत्ताधारी पार्टी को धन ना देने के लिए उन्हें परेशान करता है। किसी भी तरह से सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करता है। कैसे अनुचित लाभ प्रदान करता है? मतलब ये कि अंबानी अगर 1000 दे रहे हैं, तो 1000 में से 1000 पूरा हमें मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो उन्हें परेशान करेंगे कि आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनके जो कामों को भी अटकाया जा सकता है। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये लोकतंत्र पर भी आघात करता है। कैसे लोकतंत्र पे आघात करता है? तो जो वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त धन का खुलासा करने से छूट दी है। इसका अर्थ ये है कि मतदाताओं को यह नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को कितनी मात्रा में फंड दिया। मतलब हम आपको कोई जानकारी नहीं होगी कि किस व्यक्ति ने या फिर किस पार्टी को कितना रुपया दिया गया है। हालाँकि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक उन लोगों को अपना वोट देते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करें।
करेंगे, मतलब हम डायरेक्टली उनसे नहीं जुड़े हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बड़े व्यवसायियों के लाभ पर केंद्रित है। कैसे बड़े व्यवसायियों के लाभ पर केंद्रित है? जो चुनाव बॉन्ड योजना है, यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो राजनीतिक दलों दलों को असीमित कॉर्पोरेट चंदा और भारतीय तथा विदेशी कंपनियों द्वारा गुप्त वित्त पोषण के द्वार खोल दिए हैं, जिसका जो भारतीय लोकतंत्र पर गहरा असर हो। गुप्त वित्त पोषण का मतलब ये है कि चुपचाप जाके बैंक से, मतलब सरकार की नज़र में तो है, लेकिन विपक्षी दलों की नज़रों में नहीं है। वो जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के और जितना मन हो रहा है वो बॉन्ड दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो विदेशी संस्थाओं द्वारा किए गए दान पर 100% छूट भी दी गई है, ये भी बड़े व्यवसायियों को लाभ पहुँचा रहा है। अगला जो मेन जो चिंता का विषय है, और कि सूचना के अधिकार के साथ समझौता किया जा रहा है। कैसे? भाई, भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय से माना है कि जो सूचना का अधिकार है, विशेष रूप से चुनाव के संदर्भ में विशेष रूप से चुनाव के संदर्भ में, तो यहाँ पे बताया गया कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19, जिसका हमने अभी ज़िक्र किया है, केंद्र ने 2 वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यमों से कई संशोधन किए थे। दोनों को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया। दोनों को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया। याचिकाकर्ता जो थे, उन्होंने संशोधनों के ज़रिए इसे असंवैधानिक शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों की एक श्रृंखला का उल्लंघन बनाते हुए इसे चुनौती भी दी थी। इसी वजह से ये कोर्ट में मामला गया था। दूसरी चीज़ ये है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है ये। कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है? इसे ऐसे समझ लेते हैं जैसे वर्तमान समय में जो बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, तो बड़ी रैलियों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और ये पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा इसी फंडिंग के ज़रिए ही आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो सत्ता में बैठा हुआ उसको फंडिंग ज़्यादा मिलेगी, और जब फंडिंग ज़्यादा मिलेगी तो वो ज़्यादा संसाधनों का यूज़ कर पाएगा। आप सभी को पता है, रैलियों में भी लोगों को लाना, ले जाना, उनके आने-जाने के खर्च, ये सब देखना, यानी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो जो सत्ता पक्ष है, उसको तो अथाह पैसा, अथाह फंडिंग मिलती, तो वो उसका यूज़ कर पाता है। लेकिन उसी तरफ अगर दूसरी डायरेक्शन में देखें, तो जो विपक्षी दल हैं, उनको उतना फंड नहीं मिल पाता है, और जब फंड उतना नहीं मिल पाता है, तो उनकी बराबरी की ना ही वो रैलियाँ कर पाते हैं और ना ही उतना संसाधन जुटा पाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी इक्वालिटी नहीं हो पाती, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है, उसके खिलाफ है। क्योंकि वो पूरी सुविधा से एक तरीके से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उनको फंडिंग उतना नहीं मिल पाती है। दूसरी चीज़, जो चुनावी बॉन्ड है, वो नागरिकों को जो कोई विवरण नहीं देते हैं, मतलब वो आपस में ही निर्वाचन आयोग और उनका जो है पारदर्शिता रहता है, लेकिन जो आम आदमी है उससे कोई लेना-देना उसका नहीं रहता है। उक्त गुमनामी तत्कालीन सरकार पर लागू नहीं होती, मतलब सरकार सब कुछ जानती है कि कौन व्यक्ति कितने का बॉन्ड खरीद रहा है और किसको दे रहा है। जो हमेशा क्या करता है, भारतीय स्टेट बैंक से डेटा की माँग करके दाता की विवरण तक पहुँच सकती कौन? यानी कि जो सरकार है वो पहुँच सकती है। और जो सरकार इस जानकारी का लाभ भी उठा सकती है। कैसे लाभ उठा सकती है? ऐसे लाभ उठा सकती है कि जैसे अभी प्रेज़ेंट टाइम में हो ही रहा है, जैसे कोई भी बड़ा बिज़नेसमैन है, वो अगर उसको फंडिंग नहीं कर रहा है, तो उसके घर में, मतलब ईडी वगैरह, जैसा कि इस समय वर्तमान में चल रहा है, विपक्षी दल इस पे आवाज़ उठाते हैं कि ईडी भेज देते हैं। तो वही जो है निष्पक्षता का सवाल है यहाँ पे, कि वो इसका लाभ उठा सकती हैं। आगे जो है बात करते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसे कितना धन, मतलब जो मेन जो जड़ थी, जो विवाद की, वो क्या थी जिसके ज़रिए ये विवाद हुआ था, तो किसे कितना धन मिला है ये जान लेते हैं। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, जो 2018-19 का अगर देखें हम ग्राफ, तो 1450 करोड़ रुपए सत्ताधारी दल को, यानी कि भाजपा को मिला हुआ है। वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो उसे 383 करोड़ मिला हुआ है, यानी कि काफ़ी ग्राफ ऊपर-नीचे है। वहीं अगर हम अभी की बात करें, 2022-23 की जो आंकड़ों की अगर बात करें, तो 1300 करोड़ रुपए फंडिंग मिली हुई है बीजेपी को, और वहीं पे जो कांग्रेस है, 171 करोड़ मिली हुई है, और जो टीडीपी है, उसको 22-23 में 34 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। जो कि यही मेन विवाद की वजह बनी थी कि आखिर इतनी फंडिंग कौन कर रहा है? यानी कि जो कुल अगर फंडिंग देखी जाए, तो उसका लगभग 80 से 85% केवल सत्ताधारी पार्टी को ही, यानी कि बीजेपी सरकार को ही चंदा मिल रहा है,
और जब चंदा मिलता है तो उसकी कई सारी वजह भी होती हैं कि आखिर कोई अगर पैसा किसी को देता है, तो उसके बदले में वो कुछ करवाना चाहता है, कुछ काम होते हैं उसके तभी वो पैसा देता है, ऐसे ही कोई पैसा किसी को नहीं देता है। तो वही वो जानकारी साझा करवाना चाह रहे थे कि आखिर कौन लोग हैं, किस वजह से आखिर कोर्ट भी यही बोलती है कि आखिर जो जिसने चंदा इतना दिया है, आखिर वो बदले में चाहता क्या है? इसी की वजह से जो है, इसे असंवैधानिक जो है करार दिया गया था। तो बात करते हैं आखिर ये लास्ट में आखिर रद्द क्यों करना पड़ा? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बीते गुरुवार को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड को बंद करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने बताया कि राजनीतिक पार्टी को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। मतलब ये कि जब ज़्यादा फंडिंग होगी तो उससे और ज़्यादा जो है कई सारी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी बताया कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता है, इसके और भी कई विकल्प हैं। यानी कि अगर हम देखें कि अगर 2017 से पहले क्या चंदा नहीं मिलता था, आता था, लेकिन उसका कोई सिस्टमैटिक ढंग नहीं होता, तो ऐसा बोले थे अरुण जेटली साहब कि जो काला धन होता था, ब्लैक मनी होता, उसी को लोग जो बिजनेसमैन या फिर अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, वो चंदा के रूप में दे देते थे, जो कि काले धन को और बढ़ावा मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताया कि एसबीआई चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित भी कर देगा। और ये आज की तारीख में जो है ये हो भी गया है, आज सारी जो है जानकारी साझा भी हो गई है। तो ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको समझ में आया होगा इलेक्टोरल बॉन्ड। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए और आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा, जिससे हम उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।